तो आज नया महीना और इस साल का अंतिम महीने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 60वां। तो बीएसएफ की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 में होती है। तो आप देख सकते हो 2024 में ये अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इसी मौके पर बीएसएफ ये त्रिपुरा विश्वविद्यालय में हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। देखो जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। बीएसएफ का जो गठन है 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के जवाब में इसका गठन किया गया था, जब पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। और बीएसएफ को अक्सर भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल अगर बात करें वर्तमान में तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। इसका मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बाकी मैं आपको ये भी याद दिला दूं, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही बीएसएफ का एक प्रहरी एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया था। और बीएसएफ ने इसी साल श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज नाम से एक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया था। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर पूछी जा सकती है एग्जाम में, सुमन कुमारी है। और बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवारी स्क्वाड ये भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। वैसे वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा जब आज हमारे पास इसकी थीम आ जाएगी। क्योंकि ये दिवस आज है तो जो भी दुनिया में इसका सेलिब्रेशन होगा, जो भी थीम वगैरह डिसाइड होगी वो आज न्यूज में हमें मिलेगी। तो कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन कोई भी दिवस होता है थीम उसी दिन हमें पता चलेगी और दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगा। तो डिटेल में इसके बारे में कल बात करेंगे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस आईआईटी ने अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। यहाँ पे MSCS का मतलब हो गया मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। तो अभी आईआईटी कानपुर ने ये अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे ये है क्या? तो आप यूँ समझो ये एक तरह का मटेरियल है, एक तरह का कपड़ा है, जिसे पहनने के बाद जवान, जो हमारे जो देश के जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो दुश्मन के रडार पर नहीं आएंगे। और इसे बनाने के लिए 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो आप कह सकते हो मोटा मोटी ये पूरा इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब स्वदेशी है, भारत में पूरी तरह से बनाया गया। तो इससे दुश्मन किसी भी तकनीक से हमारे सैनिकों को नहीं देख पाएंगे, हम उनके रडार में नहीं आएंगे। मतलब आप यूँ समझो, अगर हमारे आर्मी की गाड़ियों को, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, उनके चारों ओर अगर हम ये मटेरियल लगा दें, हमारे सैनिक इससे बने कपड़े पहने, तो फिर वो दुश्मन के किसी भी प्रकार के कैमरे में ट्रैक नहीं होंगे। एक तरह से आप यूँ समझो उनके रडार के लिए हम मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया वो मूवी आई थी ना अनिल कपूर की, जिसमें वो दिखता नहीं था, तो वैसा माहौल हो जाएगा। तो उस नज़रिए से देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसे तैयार किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। ये आप ज़रूर याद रखना। कुछ आईआईटीज अभी न्यूज़ में थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ था वो आईआईटी गुवाहाटी में हुआ था। उसके अलावा हमने पढ़ा कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कौन खोलेगा? तो आईआईटी मद्रास ने खोला है। अफ्रीकी देश है तंजानिया वहाँ पर, और इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई हैं प्रीति अगलाया। उसके अलावा किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी जम्मू इसने ध्वनि आधारित यानी कि साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया। आईआईटी खड़गपुर इसने भी सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत इजराइल ने राष्ट्र जल प्रौद्योगिकी कहाँ पे स्थापित किया? आईआईटी मद्रास में। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित हुआ उज्जैन में आईआईटी इंदौर की मदद से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सेलेंस सेंटर शुरू किया आईआईटी कानपुर ने। और सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया आईआईटी दिल्ली ने। इसमें बताया सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु है।
डीआरडीओ ने अभी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद तैयार की है आईआईटी दिल्ली की सहायता से। अभेद का मतलब हो गया एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहां पर खोलने की घोषणा की, तो आंसर होगा दुबई। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य किसे बनाया गया, तो आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार राज्य घोषित किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को, जो कि 10 दिनों तक चलता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। इस बार ये इसका 25वां संस्करण है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना कि इस बार इसमें पार्टनर स्टेट कौन बना है, तो सिक्किम बना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था, अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था कुछ समय पहले कि इसमें पार्टनर कंट्री कौन बना है, तो 2 देश हैं, भागीदार देश 2 हैं, वेल्स और जापान। और शुरुआत इसकी बता दूं आपको सन 2000 में होती है। वैसे हॉर्नबिल ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है, तो नागालैंड आंसर मत करना कि भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड मनाता है तो वहां का होगा, नहीं, हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड है। इसीलिए एक और प्रश्न यहां से तैयार होता है जो आपको कंफ्यूज करेगा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये चीजें ध्यान से नहीं पढ़ी हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सारी बातें ध्यान में रखना, मैंने आपको एक एक डेटा बता दिया। कुछ और फेस्टिवल्स 2024 में हमने मनाए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, वांगला उत्सव मेघालय में, लुसाफॉन महोत्सव गोवा में, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में, और मणिपुर में योसांग महोत्सव भी मनाया जाता है। हुनथड़ो महोत्सव एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया केरल में। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा का है, कुछ उड़ीसा के महोत्सव मैंने लिख दिए, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदर महोत्सव हो गया, धानु यात्रा महोत्सव हो गया। उसके अलावा चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ में ही हरेली उत्सव भी होता है। हरेला उत्सव भी आपने सुना होगा, वो उत्तराखंड में होता है। बाकी बिहू फेस्टिवल असम का हो गया, मागी मेले का आयोजन पंजाब में होता है। चित्तरई महोत्सव तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का बड़ा फेमस है ये। आदि पेरक्कू महोत्सव, ये भी ध्यान में रखना, अक्सर एग्जाम में आता है ये। तो ये कुछ महोत्सव हैं, ये 2024 में हमने मनाए थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से की है, तो आंसर होगा पानीपत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अभी 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य है बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना। मतलब इस योजना के तहत महिलाएं LIC एजेंट बनेंगी, जिससे वे बीमा बेच सकेंगी और इनकम कर सकेंगी। बड़ी कमाल की योजना है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर महिलाओं को LIC एजेंट बनना होगा तो वो ऐसे ही बन जाएंगे, इसमें योजना शुरू करने वाली कौन सी बात है। खैर, जब मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत से इस योजना को शुरू करेंगे तो वहां जाके पूछना पड़ेगा। अच्छा, पानीपत से कुछ याद आ रहा है, एक बड़ी फेमस योजना की शुरुआत हुई थी पानीपत से 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वो आप जरूर याद रखना। चलो, इसी बात पे कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जो इसी साल हमने पढ़ी थी। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की, हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा ने, दीन दयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने, सुभद्रा योजना उड़ीसा ने, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश ने, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने, और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम ने, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश ने, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने, और राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना तेलंगाना ने शुरू की थी। तो यहाँ पे 11 योजनाएं हमने और रिवाइज कर ली, इसी के साथ ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में HPCL के CMD कौन बने हैं, तो आंसर होगा अमित गर्ग। तो अभी अमित गर्ग को HPCL का CMD बनाया गया है। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। स्थापना होती है इसकी 1952 में, मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा, और नए CMD इसके बन गए हैं, अमित गर्ग इनका नाम है। बाकी ऑप्शन पे चलो
तो अरविंद सिंह साहनी हमने पढ़ा था, अभी इंडियन ऑयल के ये नए चेयरमैन बने। के संजय मूर्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संजीव खन्ना हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। अच्छा, अभी एक नई महारत्न कंपनी बनी थी 14वें नंबर की, कौन सी बनी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनी थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के हैंडीक्राफ्ट जिसका नाम है घर चोला, इसको जीआई टैग मिला है? तो यह है गुजरात का। तो अभी गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को अभी जीआई टैग मिल गया है और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला ये 23वां जीआई टैग है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में गुजरात को अभी तक केवल 4 ही जीआई टैग मिले हैं, मतलब सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिले हैं। अच्छा, घर चोला की बात करते हैं, इसका मतलब होता है घर पर पहना जाने वाला कपड़ा, और यहाँ पर घर को असल में दुल्हन का नया घर माना जाता है, जबकि चोला वह कपड़ा है जिसे पहनकर वो उस घर में प्रवेश करती है। मतलब शादी के समय, ये तो मौका शादी के वक्त ही होता है ना, जब वो फेरी लेकर के उस घर में पहली बार जाती है, प्रवेश करती है। और ये जो घर चोला साड़ी है, ये गुजराती शादियों में बहुत ही खास, बहुत ही अहम होता है। ये कॉटन या सिल्क से बनाया जाता है, इस पर जरी का काम किया जाता है और मोर, कमल, फूल, पत्तियों की आकृतियां इसमें बनाई जाती है। डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सा शब्द याद रखें आप, घर चोला ये कहाँ का हैंडीक्राफ्ट है जिसको अभी जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात का है। देखो, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम, ये 1999 का है, लागू हुआ 2003 में। पहली बार जीआई टैग 2004-05 में मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है ना, तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? तो याद रखना 10 सालों के लिए, फिर उसके बाद वापस से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ध्यान रखना ये। अच्छा, वैसे बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और राजकीय पक्षी यहाँ का ग्रेट फ्लेमिंगो है, तो राजकीय पशु एशियाई शेर है। वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। यहाँ के नृत्य है गरबा, डांडिया यहीं का है। और वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेगा। सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे नर्मदा नदी पर, उकई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध माही पर है, और दंतीवाड़ा बांध ये आपको बनास नदी पर मिलेगा। उसके अलावा आपको याद दिलाऊं कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से। तो भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये केवड़िया गुजरात है। ये केवड़िया वही स्थान है जहाँ पे आपको दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू सरदार पटेल जी की इसकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। अभी इसी साल 8वां धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे। और नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की थी गुजरात ने, जिसका नाम होगा ग्रिट, यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भारतीय कंपनी है कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रॉन। ये गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। श्रमिक बसेरा योजना यहाँ शुरू हुई। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर ये पालीटाना बना, जो कि गुजरात में है। पीएम मोदी ने बताओ कहाँ जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? तो सूरत में। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत को सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया था। उसके अलावा पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये कहाँ शुरू की? गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से, और इसका नाम भी बदला, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। और याद रखना, अभी नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री जब भारत यात्रा पर आए थे, जिनका नाम पेड्रो सांचेज है, इन दोनों ने मिलकर के गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था। और यहीं पर C-295 परिवहन विमान बनेंगे, जो कि हमने स्पेन से लिए हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखना गुजरात से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत को किसने बागवानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए $98 मिलियन का ऋण दिया, लोन दिया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ावा देकर बागवानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभी $98 मिलियन का लोन दिया है। ये पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम यानी कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है फसल की पैदावार बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनना।
तो सिंपल सा याद रखो आप तो कि भारत को किसने बागवानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अभी $98 मिलियन का लोन दिया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही एडीबी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अभी नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, मासातो कांडा उनका नाम है। एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये जापान से ही हैं। ये अगले साल फरवरी में अपना पद संभालेंगे। अभी वर्तमान में तो कौन है, मसात्सुको असाकावा है, जिनका कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। सदस्य देश अभी 69 है। इसी साल नवीनतम सदस्य देश बना था 69 नंबर का इजराइल। भारत तो इसका सदस्य है ही, तो ये ध्यान रखना सारी बातें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर होगा उर्विल पटेल। तो गुजरात टीम के ओपनर और विकेट कीपर हैं उर्विल पटेल, और अभी ये T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई है, और इस तरह से आप कह सकते हो वे T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले एस्टोनिया देश के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों पर शतक लगाया था। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, आप देख लो यहाँ पे। T20 की हिस्ट्री में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो पहले स्थान पे साहिल चौहान है, अभी मैंने बताया 27 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी एस्टोनिया के लिए खेलते हुए साइप्रस के खिलाफ 2004 में ही, 2024 में ही। और उर्विल पटेल के बारे में अभी हमने पढ़ा, 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई गुजरात टीम के लिए खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ अभी 2024 में ही। और तीसरे नंबर पे क्रिस गेल है, 30 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी आरसीबी के लिए खेलते हुए आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 की ये बात है। तो ध्यान रखना उर्विल पटेल का नाम। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज ये बन गए हैं, तो नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो 1912 में लिवरपूल इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। नाम है जॉन टेनिस वुड, और अभी 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वैसे याद होगा इनका नाम मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं, क्योंकि इससे साल अप्रैल के महीने में मैंने आपको बताया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब दिया था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। जॉन टेनिस वुड इनका नाम था। अब जल्दी हमें इसी तरह का एक और प्रश्न देखने को मिलेगा कि विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति कौन बन गए हैं, क्योंकि इनका निधन हो गया तो अब किसी और को चुना जाएगा। देखते हैं वो कौन है। जब तक हम क्या करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंतजार थोड़ी ना करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी सिद्धार्थ कौल ने संन्यास ले लिया, तो बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक क्रिकेटर थे। तो 34 साल के तेज गेंदबाज हैं सिद्धार्थ कौल, जिन्होंने अभी भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने भारत के लिए 6 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 वनडे और 3 T20 हैं। सिद्धार्थ कौल का नाम याद रखना, क्रिकेटर हैं ये। अच्छा, इसी तरह से 2024 में किन किन भारतीयों ने अभी संन्यास लिया अपने अपने खेलों से, वो नाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जिन खिलाड़ियों के नाम किसी न किसी कारण से न्यूज़ में होते हैं। तो एज ए स्टैटिक भी पूछा जा सकता है, खिलाड़ी का नाम दे देंगे, पूछेंगे बताओ उनका संबंध किस खेल से है। वैसे सारे चर्चित खिलाड़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट में अभी शिखर धवन ने संन्यास लिया, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव ने। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत, और टेनिस में रोहन बोपन्ना, और सुनील छेत्री फुटबॉल के क्षेत्र में है, ये संन्यास ले लिया। हॉकी में PR श्रीजेश ने और रानी रामपाल भी जोड़ लेना यहाँ पे नाम। रेसलिंग में विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया। जिम्नास्ट ने दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास ले लिया। मेरे को लग रहा है एक आध नाम और हमसे मिस हो रहा है 2024 में। आप लोग बताइए, क्या और कोई खिलाड़ी हमसे छूट रहा है या मिस हो रहा है जिन्होंने इस साल संन्यास लिया हो और इस शीट पे मैंने अपडेट नहीं किया? मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और कैसी रही क्लास कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा आपको। बाकी पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया, ये बोल के कि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। लेकिन अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, सेशन को दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इनकी क्विज और PDF आपको मिल जाती है डेली आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे।
और अब से पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन खास बात क्या रहेगी, जो अपनी क्विज है, क्विज तो आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, जहां पे जाकर के आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस के आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम तक ये चीजें आपको याद रहेगी। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास केवल करंट अफेयर्स ही नहीं है या कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट को आपको टाइम भी देना है और टाइम टू टाइम उनका रिवीजन भी करना है, वरना एग्जाम टाइम पे चीजें आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स की इसीलिए मैं आपकी क्विज तैयार करता हूं, ताकि आप क्विज लगाते रहो और अपना रिवीजन करते रहो। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर में जाकर के भी क्रिक एग्जाम टाइप करके वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जब अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे तो उसी के अंदर टेलीग्राम का लिंक गिवन है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे आप नीचे की तरफ जाओगे, टेलीग्राम का आइकॉन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। ये सुविधा मैं आपको दे दी है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किसने जीता? टॉक्सिक मूवी ने। फिर पूछा एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन गए कौन? मासातो कांडा। फिर पूछा भारत और किस देश के बीच अभी अग्नि वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ? सिंगापुर और भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे? जयपुर में। भारत सरकार किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? नई दिल्ली। भारतीय सेना के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, नाम क्या है? एकलव्य। और डीजीपी और आईजीज का जो 59 नंबर का अखिल भारतीय सम्मेलन है, कहां पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। और किस देश ने अभी 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने संरक्षा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? भारतीय रेलवे। और आखिरी प्रश्न पूछा विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो 25 से लेकर 29 नवंबर तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस प्लेयर कौन बन गए? तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।